हेलो स्टूडेंट्स। स्पेस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है ब्लैक होल। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस ब्लैक होल को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से हैं कि हम उसकी स्टडी ठीक से नहीं कर सकते। अनलाइक अदर कॉस्मिक बॉडीज जहां पे हम लाइट को यानी अर्थ से कुछ रेडिएशंस को भेजते हैं और वहां से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट करके वापस से अर्थ पे आती है और रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर कॉस्मिक बॉडी को स्टडी करने के लिए। लेकिन ब्लैक होल के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माना जाता है कि ब्लैक होल दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रेविटी रखने वाला ऑब्जेक्ट है। यानी यहां पे सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यहां तक कि जो रेडिएशंस हम उस ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए उस ब्लैक होल की तरफ भेजेंगे वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इट विल नॉट रिवर्ट बैक, वो वापस से रिटर्न नहीं आएगा। इस वजह से हम ब्लैक होल की स्टडी आज तक नहीं कर पाए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां पे रिसर्च नहीं हुई है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी एक इमेज भी बनाने की कोशिश की है। कुछ साल पहले 2-3 साल पहले यहां पे 55 साइंटिस्ट ने अलग अलग टेलीस्कोप को यूज करके उनके सारा कंपाइलेशन किया गया उस डेटा का, और डेटा कंपाइलेशन के बाद में एक फोटो निकाली कि ये हमारा प्रिडिक्टिव ब्लैक होल हो सकता है। ब्लैक होल एक ऐसा स्टार होता है जो अपनी लाइफ को पूरा कर चुका है और अब वो अपने जिरंडेशन स्टेज में है। जिरंडेशन का मतलब है कि वो अपने बुढ़ापे और लास्ट जो स्नाइल स्टेज होती है उसके अंदर में है। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। हमारे यहां भी जो हमारा गैलेक्सी है, यानी हमारी जो यूनिवर्स में हमारी जो गैलेक्सी है, ह्यूमंस की जो गैलेक्सी है, जिसमें एक सोलर सिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और मिल्की वे की गैलेक्सी के सेंटर में है एक ब्लैक होल, सैजिटेरियस ए स्टार। तो सैजिटेरियस जो स्टार ये नाम का ब्लैक होल है, ये इसकी आज तक मिस्ट्री नहीं पूरी हो पाई है, यानी इसको हम आज तक सोल्व नहीं कर पाए हैं। बट साइंटिस्ट अपने ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार और दूसरे ब्लैक होल्स जो कि दूसरी गैलेक्सीज के सेंटर में होंगे वो उसको स्टडी करना चाहती है। आइंस्टाइन ने 1915 के अंदर में ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट दिया था और लाइट इकोस का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन वहां पे हमारे जो टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट होने की वजह से हम इंस्ट्रूमेंट्स उसके ऊपर नहीं बना पाए ताकि हम उस तरह की चीजों को यहां पे ऑब्जर्व कर पाए। लेकिन आज साइंटिस्ट यहां पे रेडी हैं कि जो आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था कि हमारे स्पेस में स्पेशली ब्लैक होल से लाइट इकोज निकलती हैं और कुछ ऐसी लाइट निकलती है जिसको अगर हम ट्रेस कर ले तो हम ब्लैक होल की ऑलमोस्ट स्टडी कर सकते हैं। बट टेक्निकल कांस्टेंट की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन आज हम टेक्निकल कांस्टेंट इतना नहीं रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, अलग अलग एजेंसीज ने बहुत अच्छे अच्छे टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए हैं, गॉजेस बना लिए हैं, मीटर्स बना लिए हैं, रेडियोमीटर्स बना लिए हैं, कैलोरी मीटर्स बना लिए हैं, मैग्नेटिक मीटर्स बना लिए हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो गीगर काउंटर जैसे हमारे पास डिवाइसेस हैं जिससे हम आने वाले रेडिएशंस को ट्रैक भी कर सकते हैं। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से आइंस्टाइन ने बताया कि हम इस ब्लैक होल की मिस्ट्री को सोल्व कर सकते हैं और किस तरीके से दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर में एक तरीके से एक मत दिखाया है, यानी इसको एक तरीके से बोला है कि यस, आइंस्टाइन का जो कहना था वो सही था और इसमें ब्लैक होल की किस तरीके से हम मिस्ट्री को सोल्व कर सकते हैं, इस चीज को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूज के ऊपर में हम फोकस करते हैं। Can we make black hole reveal themselves in echoes of light? ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक होल है वो अपनी लाइट की इकोस को यहां पे भेजता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है, यहां कहीं सेंटर में होगा हमारा ब्लैक होल। तो ये है हमारा ब्लैक होल। अब ये जो ब्लैक होल है ये स्पिन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। तो जब भी कोई आगे और सारी यानी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आसपास जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उन सभी ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करेगा। बट इसकी जो स्पिन है, इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके पास में आएगा एग्जैक्टली इसके ऊपर फॉल नहीं कर पाएगा, उसको भी पहले स्पिन होना पड़ेगा। क्योंकि हमारा ये स्पिन कर रहा है, हमारा जो ब्लैक होल है बहुत फास्ट स्पीड से स्पिन कर रहा है, तो कोई भी अगर इवन लाइट भी
यहां से ऐसे ट्रेवल करती है तो लाइट को भी इस तरीके से चारों तरफ घुमा देगा। इसी लाइट को हम बोलते हैं यहां पे इवेंट हॉरिजॉन, इवेंट हॉरिजॉन या ट्रोजन, ट्रोजन। इसके बारे में साइंटिस्ट ने कुछ साल पहले बताया कि ये आइंस्टाइन ने जो इवेंट हॉरिजॉन का कॉन्सेप्ट और ट्रोजन का कॉन्सेप्ट दिया था वो सही है। यानी हम इस ब्लैक होल को तो नहीं देख सकते क्योंकि जैसे ही इसके अंदर में बॉडी जाएगी, यानी माना जाता है कि इन दोनों के बीच में एक गैप प्रेजेंट है, यानी ये वाला जो यहां पे गैप प्रेजेंट है, ये जो गैप है, दिस ऑल गैप, ये इस गैप में जैसे ही ये पर्टिकुलर लाइट एंटर करेगी, इमीडिएटली इसको सक कर लेगा। लेकिन ब्लैक होल और लाइट के बीच में इसके मूवमेंट की वजह से और फास्ट मूवमेंट की वजह से एक डिस्टेंस मेंटेन्ड रहता है, और उस मेंटेन डिस्टेंस को जैसे ही ये लाइट कवर करती है वो एकदम से इसके अंदर में चली जाती है। तो पहले लाइट इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमती है और फिर जैसे ही इस स्फीयर के अंदर में आ जाती है और तुरंत से इसके अंदर में एंटर कर जाती है। तो अगर हम इसके अंदर जो प्रेजेंट ब्लैक होल है, यानी मान लीजिए ये जो हमारा ब्लैक होल है, इसको अगर हम स्टडी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमें अगर इसका आइडिया लेना है तो हम इसके चारों तरफ घूमने वाली ये जो लाइट है, चारों तरफ घूमने वाली जो लाइट है, इवेंट हॉरिजॉन है, ट्रोजन है, इसको अगर हम स्टडी कर ले तो ऑलमोस्ट हमें जो हमारा ब्लैक होल है उसके शेप, साइज, उसकी पावर, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पता लग सकता है। यानी वी आर गोइंग टू स्टडी दीज लाइट्स। ऐसा माना जाता है कि जब भी लाइट यहां पे एंटर कर रही है, तो जब भी ये लाइट यहां पे एंटर कर रही है तो इसका कुछ पार्ट तो इसके अंदर, ये इसके स्फीयर के अंदर में आ जाता है, लेकिन कुछ पार्ट यहां से निकल जाता है। अगर ये पार्ट यहां से निकल रहा है, लाइट का कुछ पार्ट हमारे इसके ट्रोजन के ट्रैप में आ जाता है, ग्रेविटी के ट्रैप में आ जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एब्जॉर्बर है, ये सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी भी मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अपनी खुद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बहुत ज्यादा फोर्स ये चारों तरफ बनाता है, जिससे ये सारी चीजें सर्कुलेट करने लग जाती हैं और कुछ पार्ट इसका निकल जाता है। और जो निकल जाता है, मान लीजिए यहां पे हमारा है अर्थ, अगर यहां पे हमारा अर्थ है, तो अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो इस लाइट को ट्रैक करने के लिए, तो हमें पता चल सकता है कि ये जो लाइट आ रही है, ये इसको देख के हम प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी का कैसे पता लगाया जाएगा, यानी हम इसके डिस्टेंस को, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मेजर करना चाहते हैं। आपने इको के बारे में सुना होगा, यानी जब भी आप किसी बंद कमरे में जब कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो वहां पे मल्टीपल टाइम्स जब रिफ्लेक्शन होता है, उसी को हम इको बोलते हैं। लाइट भी इस तरीके से इको करती है। इसी वजह से जब हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब, तो पूरे कमरे में लाइट फैल जाती है, क्योंकि जहां पे पाथ से वो टकराएगा वो रिफ्लेक्ट करके दूसरी डायरेक्शन में, और इस तरीके से पूरे रूम के अंदर में लाइट सर्कुलेट कर जाती है। अब यहां पे अगर हम गौर दें तो मान लीजिए कि हमारे जो सेंटर में यहां पे ब्लैक होल है और इसके चारों तरफ ये जो लाइट का एक ट्रोजन पार्ट है जिसके अंदर में बहुत ज्यादा लाइट प्रेजेंट है। ये जब यहां से, मान लीजिए जब ये वाली जो लाइट, हियर वी हैव सपोज आर अर्थ, यहां पे हमारा अर्थ है, और जब ये लाइट यहां से ट्रेवल करके, मान लीजिए ट्रेवल करके यहां आती है, और इसको हम यहां पे मेजर कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो लाइट है, ये जो यहां से जो लाइट आ रही है उसको भी यहां पे हम मेजर कर पाए, तो इन दोनों के बीच के टाइम डिस्टेंस को मेजर करके, यानी टाइम कितना लैगिंग हुआ, यानी इस लाइट को मान लीजिए हम यहां से इसको 1 और एक दूसरा लाइट का सोर्स है डिस 2, अगर इन दोनों के बीच में टाइम डिस्टेंस मेजर कर लें, यानी टाइम और डिस्टेंस दोनों मेजर कर लिया जाए, मान लीजिए इसको यहां से आने में 10 सेकंड लगे और इसको यहां से आने में 12 सेकंड लगे, तो जो 2 सेकंड का टाइम पीरियड है। अब हम लाइट की स्पीड को जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। अगर ऐसा कोई इको देखने को मिल रहा है, यानी जब एक लाइट यहां पे 10 सेकंड में, ये वाली लाइट मान लीजिए 12 सेकंड में, तो 2 सेकंड का जो डिफरेंस है उसके अंदर में, यानी 2 × 3 × 10⁸
मीटर को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये वाला जो बीच का डिस्टेंस है ये हमें डिस्टेंस पता लग सकता है। इस तरीके से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल को यूज करके या लाइट इको को यूज करके, इको का मतलब है इंटरवल के बाद में जब ये रिफ्लेक्ट करके बार बार आ रही है तो उसको हम यूज करके इसके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से निकलने वाली मल्टीपल जो लाइट वेव्स हैं उनको अलग अलग तरीके से यहां पे ट्रेस किया जाएगा। जो टाइम लैगिंग होगा उसको लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करके एक आइडिया लगाया जाएगा कि क्या साइज हो सकता है, किस तरह का इसका ओवरऑल साइज है, सर्कुलर है या फिर किसी और शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है, वो हमें इसका आइडिया लग सकता है। ये एक ब्रीफ आइडिया है कि इस तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट है वो वर्क करेंगे और ये सब के बारे में आइडिया दिया था सबसे पहले हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट है आइंस्टाइन ने। सो व्हेन लाइट पास, इन्होंने बताया है और जो आजकल रिसर्च हुई है, व्हेन लाइट पास अराउंड ए ब्लैक होल, यानी ब्लैक होल के पास से जब लाइट पास हो रही है, इट्स पाथ बेंड, जैसे कि मैंने बताया ये इसका जो पाथ है ये बेंड कर जाता है। So some part of the light take a direct route to the viewer. इसमें से जो कुछ पार्ट है वो डायरेक्ट व्यू यानी व्यूअर की तरफ में डाइवर्ट हो जाती है। अब ये व्यूअर पूरा ब्रह्मांड होगा आसपास का, लेकिन उसी ब्रह्मांड में एक जो हमारा अर्थ है वो भी एक पार्ट है। While other pass around the black hole a few times, यहां पे ऐसे धीरे धीरे ऐसे जाती है और फाइनली फिर एक ऑर्बिट के अंदर में आ जाएगी, यानी ओरिजिनल पाथ के अंदर में आ जाएगी। ओरिजिनल पाथ का यहां पे मतलब है जिसमें ये फाइनली एकदम से इसके अंदर में सडन एंटर कर जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया। In this way, light emitted by the distant source in the cosmic may reach the earth at different instance, creating light echoes. डिफरेंट यानी बस आइंस्टाइन का कहना था कि यहां से बहुत अलग अलग टाइम पे यहाँ पे लाइट आ रही है, अगर हम उसको ट्रेस कर ले तो हमें ब्लैक होल का कुछ आइडिया लग सकता है। लेकिन मेन चीज है उस टाइम पे हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि लाइट को इस तरीके से मेजर किया जा सके। आज वो इंस्ट्रूमेंट्स को बना लिया गया है और इसके ऊपर में डिटेल स्टडी भी स्टार्ट हो गई है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि ब्लैक होल होता क्या है। जब भी कोई हमारा स्टार होगा, कोई भी हमारा स्टार है जिसका जो मास है 3 टाइम्स से ज्यादा सोलर मास अगर प्रेजेंट है, यानी हमारा जो सन का मास है उससे 3 गुना या उससे कहीं ज्यादा, यानी 3 गुना से ज्यादा अगर किसी स्टार का मास है तो उसका जो एंड स्टेज होता है उसी को हम बोलते हैं यहां पे ब्लैक होल। दैट इज नोन एज ब्लैक होल। ये जो ब्लैक होल है पूरे गैलेक्सी के अंदर में जनरली एक ही होता है। जैसा मैंने बताया आपको, मिल्की वे गैलेक्सी में सेजिटेरियस ए है। यानी अगर हम अपने स्टार सन की अगर हम बात करें तो हमारा जो सन है वो कभी भी ब्लैक होल नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका मास कम है तो वो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। हमारा जो सन है वो सबसे पहले एंटर करेगा व्हाइट ड्वार्फ स्टेज के अंदर में, और व्हाइट ड्वार्फ स्टेज के बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक ड्वार्फ के अंदर, और ये इसकी फाइनल स्टेज होगी। लेकिन अगर किसी स्टार का जो मास है वो हमारे इन दोनों के बीच में है, यानी अगर हम इसको मान ले ये 1.4 टाइम्स से लेकर 3 टाइम्स द सोलर मास है, अगर इतना किसी का स्टार का मास है, यानी जो स्टार है उसका मास अगर 1.4 से 3 टाइम्स है, तो ये कन्वर्ट होता है अपनी फाइनल स्टेज में न्यूट्रॉन स्टार के अंदर, यानी ये सारी चीजें इसके अंदर में न्यूट्रल हो जाती है। यानी ये तीन ही तरह के हमारे जो लास्ट स्टेज बनती हैं। एक ऐसा स्टार जो हमारे सन से 3 गुना या उससे बहुत ज्यादा जो टाइम्स बड़ा है, तो वो फाइनली कन्वर्ट होता है ब्लैक होल में। हमारे सन के बराबर का जो स्टार होगा या इससे थोड़ा छोटा होगा वो कन्वर्ट होगा फाइनली ब्लैक होल में, और 1.4 टाइम्स से 3 टाइम्स के बीच में अगर सोलर मास होगा तो उसकी जो लास्ट स्टेज होगी वो न्यूट्रॉन स्टार होगी। यूपीएससी हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहां पे अभी बता रहा हूं, तो आपको इसको नोट करके रखना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था कि इतना होगा तो ये बनेगा, इतना होगा तो ये बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट दिया था यहां पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, यानी चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। यहां पे चंद्रशेखर
जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, और इन्होंने ये दिया कॉन्सेप्ट, बट इंडिया में काफी पहले यानी एक तरीके से इंडिया में नहीं रहते थे, जब अपनी रिसर्च और पूरी पढ़ाई इन्होंने बाहर की है, और वहां पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था चंद्रशेखर लिमिट का कि अगर साइज सोलर के आसपास होगा तो व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, अगर 1.4 से 3 टाइम्स होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, 3 टाइम्स से ज्यादा हुआ तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल एक ऐसी स्टेज होगी, यानी इस स्टार की एंडिंग तब होती है जब इसके अंदर में जितना भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है, उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन जब वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसके अंदर में एक ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद जब दोबारा से कोलैप्स करता है तो उसी टाइम पे यहां पे ब्लैक होल बनता है। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ब्लैक होल आर दी क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े फिनोमिना जो हो रहे हैं उसकी मिस्ट्री को सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि जो हम इससे कोरिलेट अभी नहीं करा पा रहे, हम सारी चीजें सेपरेट सेपरेट हमने स्टडी की है, लेकिन जो ब्लैक होल की मिस्ट्री जो अगर सोल्व होती है तो हम सारी चीजों के पॉइंट्स को मिला मिला के एक अच्छी जो नॉलेज हम क्रिएट यहां पे कर पाएंगे। They exert an intense gravitational pull effect affecting surrounding galaxies and star, यानी अगर ये सपोज कीजिए कोई ब्लैक होल है तो ब्लैक होल आसपास के सारा का सारा जो लाइट है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिल रहा है कि यहां से इस तरह की लाइट जो है बाहर निकलती है, और अगर यहां पे अर्थ प्रेजेंट है तो हम इस लाइट को अगर हम ट्रेस कर लें तो इसकी भी स्टडी की जा सकती है, और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करके बार बार आ रही है हमारी अर्थ की तरफ में, उसको हम नोट करेंगे, तो उसी को हम यहां पे बोल रहे हैं लाइट इको। The study of black hole is vital for grasping how galaxies evolve and how stars interact within them. किस तरीके से एक स्टार दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करता है। आपने सुना होगा हमारे जो वैम्पायर स्टार्स होते हैं वो ऐसे स्टार्स होते हैं जो आसपास की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारा जो एस्ट्रोसैट मिशन था उसने पहली बार वैम्पायर स्टार को देखा, 6 बिलियन ईयर ओल्ड वैम्पायर स्टार को देखा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इसरो की। तो हमने एक एस्ट्रोसैट नाम का सैटेलाइट बनाया था, उसने वैम्पायर स्टार को भी स्टडी किया था। इस तरह के और भी तरह के स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, तो सारी मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर सबसे पहले हमें चाहिए इस ब्लैक होल की स्टडी, ये बहुत सारी जो स्टडी को एक तरीके से चला सकता है, और अगर हमें ब्लैक होल की मिस्ट्री सॉल्व होती है तो एक एक गुत्थी, एक एक जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व किया जा सकता है। A new study published in the Astrophysics Journal में आया था नवंबर 7 को by the जॉर्ज वोंग, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से है। प्रेजेंट अ मेथड टू मेजर दी ब्लैक होल, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ब्लैक होल की मेजरमेंट करने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल। दिस अप्रोच यूजेस द लाइट दैट बेंड्स, जो लाइट यहां से निकल रही है, जो बेंड कर रही है आउट ब्लैक होल, to determine their properties, providing crucial insight into their behavior। यानी जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस तरह की फोटोज आपने देखी होंगी, तो ये है हमारा एक तरह का ब्लैक होल। इसके चारों तरफ की जो लाइट है, इन्हीं में से कुछ लाइट जो है जो आसपास फैल रही है, उसी फैली हुई लाइट को, उसी स्प्रेडेड लाइट को अगर हम ट्रेस कर ले तो हमारी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग द लाइट इकोस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से यहां पे आपको दिखाई देगा। मान लीजिए यहां पे एक ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल से इस तरीके से लाइट यहां से निकल रही है। इस लाइट को हमें स्टडी करना है। ब्लैक होल बेंड्स light due to their immense gravity which causes light to travel along curved path। इस तरीके से कर्व्ड पाथ में फ्लो करेगी, लेकिन उसी कर्व्ड पाथ में एक और हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब इस तरीके से ये घूमेगा, यानी अगर ये हमारा ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है और इसके चारों तरफ ये घूम रहा है, तो इस तरीके से यहां इसके परपेंडिकुलर ये लाइट निकलती है। तो ये वाली लाइट को हमें मेनली स्टडी करना चाहिए अपनी स्टडीज के लिए। This phenomena known as light echo occur when two beams of light from the same source reach Earth at the different time, creating an
इको, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको डायग्राम से बताया था कि अगर यहां से अगर एक लाइट हमारे अर्थ पे पहुंच रही है और यहां से हमारी लाइट अर्थ पे पहुंच रही है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है यहां पे हम इसको मेजर कर सकते हैं। दिस कैन रिवील की ब्लैक होल का अंडरस्टैंडिंग, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हमें पता चल सकता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ब्लैक होल डिपेंड ऑन इट्स मास पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, और वेदर इट्स स्पिनिंग और नॉट। यानी इस तरह की जो लाइट है जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, इस तरह की लाइट यहां से निकल रही होगी, और जो बेंडिंग लाइट है आपको कर्व में यहां पे दिखाई दे रही है, तो हमें मेनली इस लाइट को ट्रेस कर लेना है अपनी स्टडीज के लिए। Light echoes offer a new way to measure the properties independently, overcoming the challenges of observing the black hole directly amidst the swirling gases and radiation that complicates the measurement। अब जो हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो एक तरीके से खत्म हो सकती हैं अगर हम इस लाइट इकोस को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो अभी तो हमें इतना भी शायद डिटेल में नहीं पता है कि लाइट की एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन हम इको से इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे तो हमें इको से पता चल पाएगा कि हम इस वाली लाइट को स्टडी करेंगे या यहां से निकलने वाली लाइट को स्टडी किया जाएगा। बट यस, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि लाइट इको का मतलब क्या है। कॉस्मिक बॉडी, स्पेशली हमारे ब्लैक होल से निकलने वाली लाइट जो डिफरेंट पॉइंट से रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे पहुंच रही होगी, अर्थ पे पहुंचने के बाद जो इंटरवल होता है उसके बीच में हम उसके बेसिस पे उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, यानी आइंस्टाइन ने 1915 के अंदर में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इन्होंने बताया था कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग अगर व्हेन मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक ब्लैक होल बेंड्स लाइट potentially creating light echoes, while अगर थ्योरी के अकॉर्डिंगली देखें, these echoes had not been directly observed until this new study which uses long baseline interferometry to capture the delayed light signal that form the echoes। delayed light पे आपको फोकस करना है यहाँ पे, और वही हमारा टाइम पीरियड जो है हमें बताएगा कि हमारा वहां पे गैप कैसा होगा, किस तरह की हमारी वहां पे स्ट्रक्चर होगा। यहां पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट देते हैं आइंस्टाइन। ये कुछ पर्टिकुलर, मान लीजिए बहुत सारी गैलेक्सी या एक गैलेक्सी है, यानी बहुत ही बड़े साइज की गैलेक्सी अगर हमारे जो मेन सोर्स है, मान लीजिए हम इस गैलेक्सी को स्टडी करना चाहते हैं, हमारा मेन पर्पस है कि ये वाली पर्टिकुलर गैलेक्सी को स्टडी करना चाहते हैं, और हम यहां पे हैं, हमारा अर्थ यहां पे है। अगर अर्थ यहां पे है, हम स्टडी उसको करना चाहते हैं, तो पहले देखा जाता था, माना जाता था कि हमारी जो गैलेक्सी है बीच में ऑब्स्टेकल है, यानी ये वाली गैलेक्सी जिसको हम स्टडी नहीं करना चाहते हैं, ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से हम इसको स्टडी नहीं कर पाने। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला ऐसा नहीं, जो गैलेक्सी वहां से लाइट एमिट कर रही है, वो लाइट यहां पे, ये पर्टिकुलर जो बीच में जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, ये हमारा लेंस की तरह काम कर रहा है। यानी जो लाइट यहां से निकल रही है वो ऐसे बैंड होके हमारे यहां तक पहुंच रही है। बस प्रॉब्लम यह है कि हम इस लाइट को पता नहीं लगा पा रहे हैं। दिस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो ग्रेविटी अपनी ग्रेविटी की वजह से इस लाइट जो बाहर जा रही थी उसको बेंड करके इधर की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, वही हमारा मेन चीज है। इसी को हम यहां पे, इस चीज को हम बोल रहे हैं लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम वो वाले गैलेक्सी को स्टडी करना चाहते हैं यहाँ पे अर्थ पे, तो वहां से निकलने वाली जो बेंट लाइट है, इन लाइट्स को हमें स्टडी करना होगा। और इसके बारे में भी आइंस्टाइन ने बताया था, लेकिन अभी 2023 के अंदर में इसके बारे में काफी सारे प्रूफ मिले, तब से दोबारा से इसके ऊपर में स्टडी होना स्टार्ट हो गई है। फर्दर अगर हम इंटरफेरोमेट्री और इन सब की अगर हम बात करें, इंटरफेरोमेट्री का मतलब होता है जब एक से ज्यादा वेव्स आपस में मिलती है, दैट इज नॉन एज इंटरफेरोमेट्री और टेलीस्कोप। यानी जो वहां से वेव निकल रही है, जो मैंने आपको बताया, ये जो वेव्स यहां से एमिट हो रही हैं, इनको रिसीव करने के लिए हमें, यानी जो इनके अंदर में इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरन हो रहा है, उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास टेलीस्कोप्स और इंटरफेरोमेट्री टेलीस्कोप्स होने चाहिए, जो कि इस तरह के रडार सिस्टम जैसे आपको लगेंगे। तो जो वहां से आने वाली वेव्स हैं उनको ट्रैक करेगा, और अगर एक दूसरे के साथ ये
ट्रैप होके आ रही हैं, इंटरफेयर होके आ रही हैं, इंटरफेरेंस इसके अंदर में होके आ रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे ट्रेस कर पाएंगे। टू डिटेक्ट लाइट इकोज, अ टेक्निक कॉल्ड लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री को हमें यूज करना पड़ेगा। दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग वन सैटेलाइट ऑन अर्थ एंड अनदर इन द स्पेस। अब ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हमें दो चीजें करनी है, एक तो मान लीजिए कि हमारा ये स्पेस में हो गया और दूसरा हमारा हो गया एक सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट के ऊपर भी हमें एक ऐसा रडार सिस्टम लगाना चाहिए, ऐसा रडार सिस्टम लगाना चाहिए इस सैटेलाइट के ऊपर में। और जो हमारे डिस्टेंट सोर्सेस से जो लाइट आ रही है, मान लीजिए यहां से जो लाइट आ रही है वो ये भी ट्रेस करेगा और वही लाइट को ये भी ट्रेस करेगा, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उससे हम कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा इसके अंदर में कितने टाइम में लाइट पहुंचती है। और हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज भी हो जाएंगे एक पर्टिकुलर चीज को स्टडी करने के लिए, तो हम और ज्यादा ऑथेंटिसिटी इसके अंदर में बढ़ जाती है। दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग वन टेलीस्कोप ऑन अर्थ, और दूसरा जो है हमें स्पेस के अंदर में रखना पड़ेगा इंटरफेरोमेट्री करने के लिए। द सेपरेशन ऑफ द टेलीस्कोप अलाउ देम टू डिटेक्ट डिलेड लाइट सिग्नल। आप यहाँ पे मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि डिलेड लाइट सिग्नल, यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है। क्रिएटिंग अ यूनिक इंटरफेरेंस पैटर्न दैट कैन रिवील डिटेल्ड ब्लैक होल प्रॉपर्टीज को डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें इससे अच्छा मेथड और कोई नहीं मिल सकता है। द स्टडी फोकसेस ऑन द ब्लैक होल, एक जो दुनिया की सबसे बड़ी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी मानी जाती है M87 गैलेक्सी। M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल को यहां पे स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। ये लार्ज ब्राइट मेकिंग इट आइडियल टू स्टडी फॉर द लाइट इकोस, क्योंकि जितना बड़ा गैलेक्सी का जितना बड़ा ब्लैक होल होगा, यानी अगर गैलेक्सी बड़ी है तो इसका ब्लैक होल भी बड़ा होगा, वहां से निकलने वाली जो लाइट इकोस है वो भी बड़ी होंगी, तो उनको ट्रेस करना कंपैरेटिवली इजी होगा। Researchers aim to understand the structure of bright ring of light around the black hole influenced by its space-time and the astrophysical forces. तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जिसमें हम इस तरह की गैलेक्सी और हमारे जो ब्लैक होल है उसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। Using high resolution simulation, the team analyzed light traveling around the M87 ब्लैक होल के आसपास हमें, यानी हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उससे पता भी चल रहा है कि यहां से कुछ लाइट तो निकल रही है, लेकिन यस अभी धीरे धीरे इसके ऊपर में और ज्यादा स्टडी होनी बाकी है जिससे हम पूरे उसके स्ट्रक्चर को पता लगा पाएंगे। दे मेजर द टाइम इट टुक फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द नियरर टू द फार्दर एंड of the black hole, adjusting for the angles of the observation। जैसा कि मैंने बताया आपको, this is our black hole। ब्लैक होल के चारों तरफ हमारे पास ये रिंग है, लेकिन इसके बीच में एक गैप है। यहां पे हमारा अर्थ, तो यहां से निकलने वाली जो रेडिएशंस होंगी, यानी अगर मान लीजिए यहां से जो एक रेडिएशन निकल रही है और एक यहां से रेडिएशन निकल रही है, इन दोनों के टाइम पीरियड में गैप होगा, तो इसको हम यहां पे मेजर कर लेंगे। यहां से जो लाइट आ रही है और यहां से जो लाइट आ रही है वो यहां पे जो टाइम पीरियड है उसको और गैप को हम यहां पे मेजर कर लेंगे। तो हर बैंड को यहां पे डिटेल स्टडी किया जा सकता है, लेकिन जरूरत है इसमें और रिसर्च करने की ताकि हमें पता चल पाए कि ये कितने टाइम का लैग इसके अंदर में हो रहा है और कहां से ये लाइट एग्जैक्टली आ रही है। यानी हम एग्जैक्टली इसको तो यहां नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम यहां पे देखेंगे कि कितने टाइम का लैगिंग से हमारे पास लाइट आ रही है और कितने टाइम से लैगिंग जो है वो हमें बताएगी कि इसके बीच में क्या क्या गैप है और किस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। आइंस्टाइन ने ऑलरेडी बहुत साल पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि इस तरीके से हमारी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यानी प्रिडिक्टेड लाइट इकोज, उन्होंने बताया था कि लाइट इकोज प्रेजेंट होती हैं, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो इनकी सबसे फेमस थ्योरी है उसको भी इन्होंने इसी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, सजेस्टिंग दैट लाइट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कुड फॉर्म इकोज अराउंड ब्लैक होल। यानी ब्लैक होल के आसपास सारी हर तरह की फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पे हमें मिल सकती है, हर तरह की फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। जरूरत है उस फ्रीक्वेंसी को यहां पे नोट डाउन करने की और मेजर करने की। द प्रिंसटन जो यूनिवर्सिटी की टीम है अप्रोचेस टेस्ट विद प्रेडिक्शन
potentially providing strong evidence that the theory accurately describe black hole, especially if light echoes are observed at the मल्टीपल फ्रीक्वेंसी से अगर आएगी और हम उसको ट्रैप कर पाएंगे तो डेफिनेटली जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो भी हम प्रूव कर पाएंगे। आइंस्टाइन ने बहुत साल पहले यानी अपने टाइम पे एक ग्रेविटेशनल हमारे जो वेव्स होती है उसका भी कॉन्सेप्ट दिया था। ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट जो कि हमने 2015 के अंदर में पहली बार इसको डिस्कवर भी कर लिया 14 सितंबर को 2015 के अंदर में। तो उससे पता चला कि यस वी आर ऑन द राइट पाथ। तो जो आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया था वो करेक्ट मिला। अब ये जो लाइट इको का कॉन्सेप्ट है वो भी साइंटिस्ट 2023 में बोल रहे हैं कि करेक्ट है। 2024 में और ज्यादा रिसर्च हुई है इसके बारे में, जो और प्रूफ मिले हैं ये भी करेक्ट है। प्लस में M87 जो सुपर गैलेक्सी है वहां से भी जो लाइट आ रही है उसके अंदर में भी हमें कुछ टाइम गैप दिखाई दे रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है डेफिनेटली ये सिस्टम जो है कुछ ना कुछ तो शेप रखता है। मान लीजिए कि अगर हमारी कुछ इस तरीके से कोई शेप है, मान लीजिए किसी सब्सटेंस की, और हम यहां पे प्रेजेंट है और यहां से अगर लाइट आ रही है तो सारी की सारी लाइट एक ही टाइम पे यहां पे पहुंचेगी। लेकिन अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है तो अलग अलग तरीके से जो लाइट आएगी उसमें अलग अलग टाइम ही लगने वाला है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थ्योरी। द स्टडी प्रेजेंट अ ब्रेकथ्रू मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक होल यूजिंग द लाइट इकोज। बाय मेजरिंग दीज इकोज साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन ब्लैक होल का मास क्या हो सकता है, उसकी स्पिन यानी जो मूवमेंट है वो कैसी होगी, और क्रिटिकल पैरामीटर जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में भी आइडिया लग सकता है। हमारे जो आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको भी ये रिलेट कर सकता है। और दिस स्टडी प्रेजेंट अ ब्रेक थ्रू मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्लैक होल यूजिंग दिस, और मास और ये सारी चीजें हमें पता लग सकती हैं। Very important topic, very important topic for our UPSC pre and mains examination। स्पेशली प्री के अंदर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही यानी नॉर्मली पूछे जा रहे हैं कि लाइट इको का क्या मतलब है। आप बता सकते हैं कि लाइट इको ऐसी लाइट के बीच का वो इंटरवल है जो ब्लैक होल सोर्सेस से लाइट जो मैक्सिमम लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाती है, जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, जो रिटर्न आ रही है किसी डायरेक्शन में, उसको अगर हम ट्रैप कर रहे हैं तो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे लाइट इको, जिससे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग और लाइट इको को यूज करके जो हमारा ब्लैक होल है उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के टॉपिक और भी अगर हम आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर कोई टॉपिक हमें सजेस्ट करना कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।